नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। वक्त है 12 बजे का और 12 बजे न्यूज स्टेट आपके लिए लेकर आया एकदम नया शो। इस नए शो में 12 बजे तक की सभी अहम खबरें शामिल है जो कि आपको जाननी जरूरी है, जिसमें आपके गांव, आपके शहर और प्रदेश की 12 बजे तक की सभी बड़ी खबरें शामिल है। तो आइए चलते हैं 12 की 12 ब्रेकिंग की तरफ। मंडला से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मंदिर निर्माण के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ है। पड़ोस की पुरानी दीवार गिरी है। बताया जा रहा है कि मलबे में 2 मजदूर भी दबे हैं। दोनों को मलबे से बाहर निकाला गया। गंभीर हालत को देखते हुए दोनों को ही अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। इलाज वहां पर चल रहा है। बड़ी अपडेट मंडला से इस वक्त आपको बता रहे हैं। मंदिर निर्माण के दौरान हादसा यहां पर हुआ है। पड़ोस की दीवार गिरने की वजह से 2 मजदूर जो है वो मलबे के नीचे दबे। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद दोनों ही मजदूरों को मलबे से नीचे निकाला गया, लेकिन हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया, इलाज चल रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं। एक दर्दनाक हादसा जो है वो हुआ है। यहाँ पर 2 मजदूर मलबे के नीचे दबे हैं। दोनों ही मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। हालांकि हादसा कैसे हुआ आपको बता दें, मंदिर निर्माण के दौरान जो है ये हादसा हुआ है। मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान पड़ोस की पुरानी दीवार जो है वो भरभरा करके अचानक से गिर गई और गिरने की वजह से वहां पर काम कर रहे 2 मजदूर उसी मलबे के नीचे दब गए। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद मलबे को हटाया गया। दोनों मजदूरों को वहां से बाहर निकाला गया। दोनों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। तत्काल प्रभाव से दोनों को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। वहां पर इलाज दोनों का चल रहा है। हालत बताया जा रहा है कि फिलहाल दोनों मजदूरों की गंभीर बनी हुई है, डॉक्टर्स की निगरानी में है। लेकिन इस हादसे के बाद ये भी कहा जा रहा है कि जब मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था, क्या इस दौरान ध्यान नहीं दिया गया कि पड़ोस की दीवार पुरानी है या फिर वो भरभरा करके गिर सकती है। तमाम चीजों का क्या मंदिर निर्माण के दौरान ध्यान नहीं रखा गया, इस तरीके की बातें हालांकि अब चल रही है। मंडला से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। मुझे खबर लगी कि एक जैन मंदिर का निर्माणाधीन था। उसके बगल से लगी हुई जर्जर दीवारें भी थी। उसमें रेखा भूरिया और एक जगदीश भूरिया 2 व्यक्ति घायल हुए हैं और एक आदमी को मामूली चोट पहुंची है। तो तुरंत उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है और उनका उपचार किया जा रहा है। हमने आज नगर पालिका की टीम से लेकर सब्जी वब्जी काफ़ी व्यवस्थित भी करा दिए हैं। इसके प्रक्रिया हम अब सतत करके और ये दीवार में जिसका जो मालिक है, ओनर है, उस ओनर से हम बात करके और कल शाम तक हर हाल में दीवार भी हम हटवाएंगे। जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर धर्मांतरित परिवार के 11 लोगों ने वापसी की है। 3 परिवारों ने अपनाया हिंदू धर्म। परिवार के सदस्यों के पैर धो करके दी गई है भगवत गीता। 22 साल के बाद परिवार ने सनातन धर्म में वापसी की है। तो ये बड़ी जानकारी जगदलपुर से इस वक्त आपको बता रहे हैं। धर्मांतरित परिवार के 11 लोगों ने अब वापसी की है। बताया जा रहा है कि 3 परिवारों ने अपनाया है हिंदू धर्म। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कार्तिक पाल जुड़ चुके हैं। कार्तिक, फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है? जी, जगदलपुर के विजयवाड़ का मामला है, जहाँ 3 धर्मांतरित परिवार जो पिछले 22 वर्षों से विशेष धर्म को अपनाए हुए थे और वो उसको पालन कर रहे थे। लेकिन 22 वर्षों के बाद आज उन्होंने 11 अपने परिवार के 11 सदस्यों के साथ जो है हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। और हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और उनके हाथों में भगवत गीता गमछा ओढ़ाकर उनका हिंदू धर्म में वापसी कराया है। जी, कितने परिवारों ने हिंदू धर्म अपनाया है कार्तिक? ये 3 परिवार हैं जिनके कुल 11 सदस्य हैं, जो 22 वर्षों से हिंदू धर्म छोड़कर एक विशेष धर्म का अनुसरण कर रहे थे। फिर उनके बाद जब हिंदू धर्म के लोगों से वो मिले, उनसे जुड़े और उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने अपना मन बदला और 22 वर्षों के बाद जो है वो हिंदू धर्म में वापसी किया है। जैसे ही उन्होंने हिंदू धर्म में वापसी की बात कही तो पूरे परिवार को विधि विधान से पूजा अर्चना किया गया, उनको पैर धुलवाए गए, उनको भगवत गीता दिया गया, गमछा ओढ़ा कर हिंदू धर्म में वापसी किया गया और उनका एक भव्य स्वागत जो है वो हिंदू धर्म में छोटे से पर्व की तरह मनाकर उनका कराया गया। जी, ठीक है कार्तिक, क्या हिंदू धर्म में वापसी के बाद परिवार के सदस्यों की तरफ से कोई बयान आया हो? जब हमने उनसे बात की तो हमने उनसे जानने की कोशिश की थी कि ऐसी क्या वजह थी जो 22 वर्ष पहले एक हिंदू धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को मानने लग गए या उनका अनुसरण करने लग गए। तो उन्होंने उस
तक एक वैसा ठीक है। उतना बताया नहीं, बस एक प्रभावी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच छतरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बस ट्रक से टक्कर के बाद पेड़ से जाकर के टकराई है। हादसे में बस में सवार 11 यात्रियों के घायल होने की खबर मिल रही है। सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया, वहां पर इलाज चल रहा है। टीकमगढ़ से जबलपुर की तरफ ये बस जा रही थी, इसी दौरान जो है ये हादसा हुआ है। तो तेज रफ्तार का कहर जबलपुर में देखने को मिला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राधेश्याम सोनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राधेश्याम, किस वक्त ये हादसा हुआ है? जी मैं बता दूं, ये छतरपुर जिला के बक्सवा थाना क्षेत्र का मामला सुबह लगभग 9 बजे की घटना है। जब जबलपुर से जा रही थी बस, तो बक्सवा घाटी के पास बस अनियंत्रित होकर कोहरे की वजह से पलट जाती है। और गनीमत ये रही कि वो बस जो है एक पेड़ से टकराती है, नहीं तो खाई में नीचे गिर सकती थी। हादसा भी बड़ा हो सकता, कई लोगों की जान भी जा सकती थी। लेकिन इस पूरे मामले में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस ने तो जैसे ही सूचना लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और जितने घायल थे सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से बक्सवा स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल नहीं है। पुलिस ने पूरा मामला संज्ञान में ले लिया है। जब ये हादसा हुआ राधेश्याम, उस वक्त बस में कितने यात्री सवार थे? जी जिस वक्त ये हादसा हुआ लगभग बस पूरी भरी हुई थी, लगभग 50 से 60 यात्री सवार थे। लेकिन कोई भी इसमें हादसे में हताहत नहीं हुआ। क्या किसी के घायल होने की खबर? घायल हुए हैं 10-12 मामूली चोटें आई हैं, लेकिन गंभीर रूप से चोट किसी को नहीं आई। ठीक है, तो राधेश्याम क्या मान सकते हैं किसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ? घने कोहरे की वजह से हुआ है, तो विजुअलिटी बहुत कम थी, जिस वजह से ये हादसा वैसे हुआ है। चलिए ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है। हालांकि इस हादसे में बताया जा रहा है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। कुछ लोग घायल होने की जानकारी मिल रही है, लेकिन हल्की फुल्की चोटें ही बताया जा रहा है उनको आई है। पास ही के अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया, इलाज वहां पर चल रहा है। और इसी के साथ यूं भी कह सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम थी, कोहरा ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। पहले बस ट्रक से टकराती है, ट्रक से टक्कर के बाद बस जो है एक पेड़ से जाकर के टकरा जाती है। ये भी जैसे कि हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि पास में खाई भी थी, इसलिए एक बड़ा हादसा नहीं हुआ है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात भोपाल की कर लेते हैं, जहां पर तेज ठंड के कारण बुजुर्ग की जान जाने की जानकारी मिल रही है। इलाज के लिए जयप्रकाश अस्पताल पहुंचा था बुजुर्ग। अस्पताल के गेट के सामने ही बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। कई घंटे से बुजुर्ग का पार्थिव शरीर जो है वो गेट पर ही पड़ा रहा। अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। बताओ, इतनी देर से ये बॉडी पड़ी, अब आए आप लोग उठाने। अभी चाय पी रहे हैं तो कैसे वर्दी? अभी चाय पी, उनकी हालत बता रही है, लगभग 2 घंटे बता रहे हैं लोग कि 2 घंटे से। कौन कर रहा है? लोग जब से फोन कर देते पहले नहीं फोन करना तो चाहिए। आपको फोन किसने करा? हम लोग को फोन कोई नहीं किया। राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल के गेट पर एक बुजुर्ग इलाज कराने के लिए आया था, लेकिन तेज ठंड के कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मैं दिखाऊंगा ये तस्वीरें, साफ तौर पर ये बता रही हैं कि ये बुजुर्ग व्यक्ति जो है कंबल ओढ़कर जो है यहाँ पर अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुँचे थे, लेकिन तेज ठंड के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अस्पताल के गेट के सामने इनकी लाश लगभग 2 घंटे से ज़्यादा से पड़ी हुई है, लेकिन ना तो कोई प्रशासन का अधिकारी आया है अब तक, ना ही अस्पताल का, और ये ऐसे ही खुले पड़े हुए, ना तो इन्हें कोई साइड करने के लिए आया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें तो जो ठंड पड़ रही है राजधानी भोपाल में, उसकी यह पहली तस्वीर है कि हाड़ जो ठंड पड़ रही है उससे जो है बुजुर्ग व्यक्तियों की मौत हो रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि चाय का गिलास रखा हुआ है, अलाव के पास ये जो बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ही बीमारी से पीड़ित होंगे जिसके चलते इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक बड़ा सवाल कि कई घंटों से यहाँ पर ये बुजुर्ग की लाश पड़ी है, लेकिन इनकी देखरेख करने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट भोपाल। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां से बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। बच्चा चुराते हुए महिला को बच्चों के पिता ने पकड़ लिया है। आरोपी महिला को पकड़ करके लोग थाने लेकर के पहुंचे। कमारडीही थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बच्चा चोरी का मामला सामने आया, लेकिन गनीमत ये रही कि जब आरोपी महिला बच्चों को चुरा रही थी, उस वक्त बच्चों के पिता ने महिला को देख लिया, तुरंत ही महिला को पकड़ा और गांव के लोग जो है उसे थाने लेकर के पहुंचे। मामला दर्ज करवाया गया। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी और किस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटा?
तो अंकुश के पास आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको ये मामला बता दें, पिता ने आरोपी महिला को रंगे हाथ पकड़ा, बच्चे चुराते हुए। महिला जो है बच्चों को चुराने की कोशिश कर रही थी। रायपुर से ये जानकारी मिल रही है। एक बार फिर से अंकुश का रुख कर लेते हैं। अंकुश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, गंबाड़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर सुबह सुबह एक महिला बच्चा चोर को पकड़ा गया है। दरअसल जिस घर में ये बच्चा चुरा रही थी, उसी घर के मालिक और बच्चे के पिता ने इसको रंगे हाथ पकड़ा था। और जैसे ही इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी आसपास के इलाके के लोगों को लगी, तो सारे लोग इकट्ठे हुए और उस महिला को ले जाकर खमाड़ी थाने पुलिस के हवाले किया है। खमाड़ी थाना पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और वो चैन खोजने की कोशिश कर रही है, जिस चैन के माध्यम से बाकी के बच्चा चोरों का खुलासा हो सके। कुल मिलाकर अगर देखें तो इस महिला की गिरफ्तारी के बाद अब कई तरह के खुलासे होने की संभावना यहाँ पर जाहिर की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और इलाके के लोगों ने आरोप ये भी लगाया है कि इसी इलाके से इसके पहले भी बच्चे चोरी होते रहे हैं और उसकी पड़ताल जो है वो भी पुलिस कर रही है। चलिए ठीक है अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बच्चा चोरी का मामला जो है वो रायपुर से सामने आया है और हालांकि बच्चों को पिता ने रंगे हाथ महिला को पकड़ा और उसके बाद थाने लेकर के पहुंचे और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जबलपुर से इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर कांग्रेस पार्षद जितेंद्र के भाई पर लगा है बमबाजी का आरोप। 7 लड़कों ने दिया है बमबाजी की घटना को अंजाम। पुराने विवाद के चलते भगवान टेंट हाउस पर हुआ है हमला। कुछ दिन पहले बदमाशों ने टेंट हाउस में लगाई थी आग। पत्थरबाजी में बताया जा रहा है कि लड़की को लगी थी गंभीर चोट। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित सोनी ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या है ये पूरा मामला, एक बार विस्तार के साथ समझाइएगा। देखिए, पिछले 1 महीने से एक विवाद की स्थिति चल रही। घमापुर इलाके के जो पूर्व पार्षद है, उनके भाई का नाम भी इसमें, पार्षद के भाई का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। पिछले दिनों पहले एक टेंट हाउस में आग लगाने की घटना हुई थी, जिसके बाद से 3 लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया था और जेल भेजा था। लेकिन उसके तत्काल बाद से जो जैसे आरोपी छूटकर आए हैं और उसके बाद फिर इस तरह की घटना सामने हो गई। और कल देर रात जो है पुलिस ने टेंट हाउस के परिवार के घर वालों के ऊपर उनके घरों पे बमों से हमला कर दिया। सुअरमार बम थे ये, और जिससे ये हमला किया गया। उसके बाद आसपास के एरिया में भगदड़ की स्थिति बन गई और काफी माहौल निर्मित हुआ। परिवार ने बचने के लिए ऊपर से पानी डालने की कोशिश करी और ये पूरी घटना जो है। चलिए ठीक है अमित, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोग ने 20 नवंबर को हमारी दुकान में आग भी लगाई थी और फिर इन लोगों ने पत्थरबाजी करी अभी 25 तारीख को, और हम लोग तो घर छोड़ के चले गए थे। उसके बाद हम लोग अभी 1 घंटे पहले आए हैं और आते से ही इन लोग ने 20-25 लड़के थे, जिसमें जित्तू ठाकुर, छोटू ठाकुर, भैया लाल, यश ठाकुर, हर्ष और साथी, जिसमें पीयूष और राजवीर और भी कम से कम ये 25-30 लड़के थे। इन लोग ने टावर तोड़ पत्थरबाजी और बमबाजी करी। हमारी 3 मंजिल बिल्डिंग पूरी क्षतिग्रस्त है। पूरे आप जाके देख सकते हैं, कम से कम 7-8 लाख का नुकसान इन्हें फिर किया है। और हमारी बच्ची के चेहरे में बम लग गया है, वो लेटी हुई है, सीरियस है वो। ये दबंग लोग हैं जी, ये पार्षद है वहाँ का, लेकिन ये हमारा मकान है, उसके पीछे ये हम लोगों की जान लेने पे तुला। झीरम कांड का खुलेगा राज। झीरम कांड की साजिश का होगा पर्दाफाश। नक्सली कमांडर बारसे देवा करेंगे पर्दाफाश। झीरम कांड के रणनीतिकारों में था शामिल बारसे देवा। मानवी हिडमा और बारसे देवा ने मिलकर के पूरी साजिश रची थी। पुलिस पूछताछ में बारसे देवा झीरम कांड का राज जो है अब खोलेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। झीरम कांड का क्या सच है, झीरम कांड का पूरा सच, पूरा राज जो है अब खुलने जा रहा है। लगातार पुलिस की टीम जो है बारसे देवा से पूछताछ कर रही है। आपको जानकारी दे दें कि झीरम कांड में हिडमा और बारसे देवा मुख्य साजिश करता रहे थे। इन दोनों ने ही मिलकर के वारदात को अंजाम दिया था। साजिश इन दोनों की तरफ से रची गई थी। हालांकि हिडमा जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बारसे देवा ने सरेंडर किया। अपने कई नक्सली साथियों के साथ मिलकर के बारसे देवा ने सरेंडर किया है। हाल ही में लगातार बारसे देवा से कई मामलों को लेकर के पूछताछ चल रही है। अब इसी बीच खबर मिल रही है कि जल्द ही एक बड़ा सच जो है वो सबके सामने आने वाला है। झीरम कांड की साजिश का पर्दाफाश जो है वो बारसे देवा करने वाले हैं। नक्सली कमांडर बारसे देवा जल्द ही साजिश का पर्दाफाश करेंगे। रणनीतिकार कौन कौन रहे हैं, कौन कौन इसमें शामिल था, उन तमाम चीजों को लेकर के बारसे देवा से पूछताछ पुलिस की टीम कर रही है।
तो झीरम कांड का मास्टरमाइंड बारसे देवा था और हिडमा और बारसे देवा ने मिलकर के पूरी ये झीरम कांड की साजिश रची थी। तमाम चीज़ों के सवाल जो है वो सवालों के जवाब जो है वो दे चुका है बारसे देवा, लेकिन अभी भी पूछताछ जो है पुलिस की टीम कर रही है। माना जा रहा है कि कई अहम खुलासे जो है हो सकते हैं झीरम कांड को लेकर के। जिस तरीके से झीरम कांड हुआ था उसको लेकर के एक बड़ा सच भी बारसे देवा की तरफ से बताया जा सकता है। पूरी साजिश क्यों रची गई थी, कैसे रची गई थी, किस तरीके से अंजाम देने की कोशिश की गई थी, क्या प्लानिंग थी, तमाम चीजें हैं जिन्हें लेकर के पूछताछ जो है बारसे देवा से की जा रही है। इसी के साथ आपको जानकारी भी दे दे, हिडमा को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया था। हालांकि हिडमा को मारने से पहले अपील भी की गई थी कि वो सरेंडर करे, लेकिन हिडमा ने सरेंडर नहीं किया। बारसे देवा ने अब हाल ही में अपने कई साथियों के साथ सरेंडर किया है। इसी बीच उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें, अतिक्रमण पर निगम का बड़ा एक्शन। दरअसल अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर, 3 अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। निगम आयुक्त के आदेश पर हुई है कार्रवाई। महाकाल मार्ग पर अवैध निर्माण जमींदोज। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गोपाल जुड़ चुके हैं। गोपाल, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आज सुबह 7 बजे का यह घटनाक्रम है जहां पर उज्जैन नगर निगम की जो टीम है महाकाल मार्ग पर जो एक अवैध निर्माण की जो बिल्डिंग हो रही थी, जिसका निर्माण अवैध रूप से किया जा रहा था, उसको यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। पूर्व में भी निगम द्वारा इसको जो है जो जिस तरह का जो भवन था उस भवन मालिक को पहले ही सूचना दे दी गई थी कि आपका जो है निर्माण जो है अतिक्रमण के अंतर्गत आ रहा है, अवैध रूप से आ रहा है, जिसको आप मत करिए। जिसको लेकर फिर भी जो है निर्माण किया जा रहा था। वहीं फिर अब नगर निगम की टीम ने वहां पर पहुंचकर और इस 3 मंजिला निर्माण के जो अवैध अतिक्रमण था उसको तोड़ा गया है। इसको लेकर जो है जो बिल्डिंग मालिक है इसने हाईकोर्ट की भी शरण ली थी, लेकिन वहां से भी इसको निराशा हाथ लगी थी। उसके बाद भी यह जो है निर्माण लगातार हो रहा था। उसके बाद फिर नगर निगम की प्रशासन की जो टीम है कल सुबह पहुंचकर उस जो अवैध रूप का जो अतिक्रमण किया जा रहा था उसको ध्वस्त किया गया है। ठीक है गोपाल, देखिए आज सुबह जो है कार्रवाई की गई है। कितने अवैध निर्माण यहाँ पर हो रहे थे, नोटिस किस किस को दिया गया था, कितने दिन पहले दिया था और नोटिस का क्या जवाब मिला था? जी, जो निगम अधिकारी थे उनने जो बताया था कि जो भवन क्रमांक है 97/7 का था, नूरजहांपति गुलाम मोहम्मद द्वारा जो है बिना अनुमति के बनाया जा रहा था। 3 पास में तीनों भवन थे, वहां पर तीनों भवन का निर्माण हो रहा था, जिसको नगर निगम की प्रशासन की टीम ने इसको ध्वस्त किया है। और नोटिस कितने दिन पहले थमाया गया था? नोटिस का क्या कुछ जवाब बिल्डिंग मालिक की तरफ से दिया था? जी, नोटिस जो दिया गया था इनको पूर्व सूचना मतलब ये है कि 15 से 20 दिन पहले जब निर्माण की अनुमति ली थी उस समय भी इनको अनुमति नहीं मिली थी कि आप इस तरह का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि महाकाल मंदिर क्षेत्र है, महाकाल मंदिर का पास का एरिया है और यहाँ पर जो है जो रोड पर जो अतिक्रमण होता है और जिस तरह से यहाँ की जो गतिविधि होती है उसको लेकर पूर्व। चलिए ठीक है गोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर युवती के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया। मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही पीड़ित युवती, घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोपी को गिरफ्तार करने को लेकर के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। परिजन और नगर वासियों ने किया है थाने का घेराव। 6 दिन पहले दर्ज कराई गई थी शिकायत। मामले में अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। ऐसे में लोगों की तरफ से ठोस कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जोगेश्वर नाग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जोगेश्वर, कब का ये पूरा मामला है और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जी देखिए, ये जो है बीते 6 दिन पूर्व की घटना है, जब युवती के साथ जो है दुष्कर्म का मामला जो है होने का जो है परिजनों ने बचेली थाना पहुंच के जो वहाँ पे FIR करवाया गया, जहाँ जो है पुलिस के द्वारा अभी आरोपी को जो है लगातार खोजबीन की तलाश जारी है। जैसे कि हमने दंतेवाड़ा SP से भी गौरव राय से बातचीत किया तो उन्होंने बोला जल्द ही उस पर जो है कड़ी एक्शन के तहत जो है कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों की तरफ से लोगों में काफी आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या कुछ मांग है आक्रोशित लोगों की या नगरवासियों की? हाँ जी, देखिए जिस हिसाब से पुलिस जो है काम कर रही है उस तरह के अगर देखा जाए तो उन्होंने लगातार आरोपी तो जो है पहुंचने के लिए लगातार जगह जगह पे जो है पूछताछ जारी है। चेक पोस्ट लगा के जो है वो पुलिस इधर छानबीन कर रही है और घटना की जो है पूरी अभी जो है खबर नहीं होने की भी जो है पुष्टि जो है वो उन्होंने SP ने एक बताया है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी हो। इसी मांग पर लोग जो हैं वो अड़े हुए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं।
हालांकि इसी बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि जो पीड़ित महिला है वो मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है। परिजन और नगरवासियों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमने एफआईआर दर्ज करवाए 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। खंडवा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बहू से छेड़छाड़ करने वाले ससुर की हत्या का मामला सामने आया है। बेटे, बहू और दोस्त तीनों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। 55 साल के रमेश की लाठी से पीट करके हत्या कर दी गई है। पिपलोद निवासी के रूप में हुई है मृतक की शिनाख्त। ग्रामीणों ने खेत में रमेश का शव पड़ा हुआ देखा था। आरोपी का अंतिम संस्कार करने की तैयारी में थे तीनों। पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से की जा रही है। खंडवा में रिश्तों को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर 55 साल के रमेश की लाठी डंडे से पीट करके हत्या कर दी गई है। बेटे गणेश ने अपनी पत्नी और दोस्त के साथ मिलकर के इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि रमेश अपनी बहू से छेड़छाड़ करता था। वहीं पर ग्रामीणों ने खेत में रमेश का शव पड़ा हुआ देखा। पुलिस को तुरंत सूचना दी। तीनों आरोपियों का अंतिम संस्कार करने की तैयारी में लगे हुए थे, तो वहीं पर पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अखिलेश ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश, इस पूरे मामले को लेकर के आपके पास क्या कुछ जानकारी है और कब इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए, ये पूरा ही जो मामला है खंडवा के पिपलोद थाना क्षेत्र का है और यहाँ पर बताया जाता है कि जिस तरह से जो पिता की जो हत्या की गई है वो अपनी एक बुजुर्ग जो पिता है उसकी जो खेत में जिस तरह पानी वगैरह देता था, खेत में किसानी करता था। लेकिन देखिए, जिस तरह से कुछ घरेलू विवाद हुआ और बहू ने जो है अपने ससुर पे आरोप लगाए थे कि छेड़खानी और जिस तरह गलत बुरी नजर रखता है, इसी के चलते विवाद बढ़ा और खेत में जब दोस्त और दोस्त की पत्नी और अन्य लोगों ने जो है मिलकर जो है पिता को जो बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी है। पूरा ही मामला जो है पिपलोद थाने का है। इस पूरे मामले में जो है थाना पुलिस को सूचना नहीं मिल पाई थी और जो आरोपी थे, पत्नी और बेटा और जो दोस्त था, वो लाश को ठिकाने के लिए जलाने के लिए तैयार कर रहे थे। लेकिन इस दौरान जो है पुलिस को सूचना मिल गई और पुलिस ने जो है रंगे हाथे जहां पर हत्या की गई थी उन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस को समय रहते जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उधर छत्तीसगढ़ के कोरबा में खतरनाक सांप का आतंक देखा गया है। 5 फीट लंबे इस सांप को देखते ही ग्रामीणों में दहशत फैल गई, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ टीम ने सांप का रेस्क्यू किया। कोरबा में कोबरा की दहशत। 5 फीट लंबे सांप से खलबली। खतरनाक सांप का रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ में आए दिन वन्य जीवों का आतंक देखा जा रहा है। कभी बाघ तो कभी हाथी की दहशत से ग्रामीणों में डर फैल जाता है और अब एक कोबरा सांप का प्रदेश के कोरबा जिले में आतंक देखा गया। जानकारी है कि कोरबा शहर से करीब 26 किलोमीटर दूर स्थित कनेश्वर धाम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में 5 फीट लंबा खतरनाक सांप देखा गया। रात के करीब 10 बजे परिवार के सदस्य सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि उन्हें कुछ हलचल महसूस हुई। जब उन्होंने गौर किया तो 2 कुर्सियों के बीच एक खतरनाक सांप कोबरा बैठा हुआ था, जिसे देख वे डर गए। आनन फानन में आस पड़ोस के लोगों को बुलाया गया, लेकिन डर के मारे कोई भी सांप को पकड़ने की कोशिश नहीं कर पाया। बाद में सूचना वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को दी गई। सूचना के बाद सर्वमित्र जितेंद्र सारथी अपने साथी के साथ मौके पर पहुंचे और सावधानी पूर्वक इस खतरनाक सांप का रेस्क्यू किया, जिसे थैले में डालकर बाद में जंगल में छोड़ दिया गया। सर्वमित्र जितेंद्र सारथी ने बताया, निश्चित तौर पर सांप को देख के लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन साथ ही क्योंकि समाज अब जागरूक है और लोगों का मानसिकता यही है कि सांपों को या फिर किसी वन्य जीव को परेशान ना करें, उनको बचाने का प्रयास करें। उस उद्देश्य से गांव के लोगों ने हमें सूचना दिया और हम अपने टीम के साथ वहां पहुंचे और एक काफ़ी बड़ा सा स्पेक्टिकल कोबरा, जो कि हम भारतीय नाग बोलते हैं और इस स्थानीय भाषा में गौहा डोमी बोलते हैं, तो ये सांप बैठा हुआ था, जिसको हमने प्रॉपर रेस्क्यू किया। और निश्चित तौर पे समाज के लोग जागरूक हैं इस तरीके से, जब भी ऐसे जीव निकले उसको मारना नहीं है, बचाना है।
उधर रायसेन में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार कोहरा छाया हुआ है। आज भी शहर में कोहरे ने सफेद चादर जो है वो ढकी हुई है। बता दें कि आपको लोग सड़कों पर वाहन की हेडलाइट जला करके धीमी रफ्तार में चल रही हैं। तेज ठंड के कारण जिला शिक्षा अधिकारी ने कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूलों में 7 जनवरी तक का अवकाश घोषित कर दिया है। जिले में पिछले 3 दिनों में तापमान में काफी ज्यादा गिरावट भी देखी जा रही है। आज तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायसेन जिला मुख्यालय पर पिछले 3 दिनों से लगातार कोहरा पड़ रहा है। कोहरे के कारण जहां विजुअलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई है, वहीं लोग अपने वाहनों को हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे रफ्तार से वाहन निकाल रहे हैं। लगातार 3 दिन से पड़ रहे कोहरे के कारण ठंड भी तेज पड़ रही है। लोग अलाव जलाकर ठंड से पार पा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह ये हम मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रायसेन से सागर को जोड़ने वाला मार्ग है। इस मार्ग पर किस तरह कोहरा है और वाहन धीमी रफ्तार में अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर ये रास्ता पार कर रहे हैं। लगातार बढ़ती ठंड के कारण जिला शिक्षा अधिकारी ने भी रायसेन के कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। अब ये अवकाश 7 जनवरी तक रहेगा। लगातार बढ़ रही ठंड के कारण लोग हलकान हैं और अलाव जलाकर ठंड से पार पा रहे हैं। लगातार ठंड से जूझ रहा है। यहाँ तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। आज तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल यही तापमान 6 डिग्री सेल्सियस था। इससे पहले भी 3 दिन लगातार तापमान थोड़ा सा 10 डिग्री से ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद 3 दिन से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कैमरा पर्सन युवराज के साथ दीपक कांगर, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।